डी लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सभी प्रश्न 4 अंक के हैं। 1. वियना कांग्रेस में मेटरनिक की भूमिका बताएं। वियना कांग्रेस 1814-1815 का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा पराजित यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था। इस कांग्रेस में ऑस्ट्रिया के चांसलर राजकुमार मेटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भूमिका निम्नलिखित थी। अध्यक्षता, मेटरनिक ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की और बैठकों का संचालन किया। शक्ति संतुलन, उन्होंने यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाए रखने की वकालत की ताकि कोई भी एक राष्ट्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वो दूसरों के लिए खतरा बने। वैधता का सिद्धांत, मेटरनिक ने वैधता के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसका अर्थ था कि नेपोलियन युद्धों से पहले के शासक परिवारों को उनके सिंहासन पर बहाल किया जाना चाहिए। क्रांतिकारी विचारों का विरोध, मेटरनिक घोर रूढ़िवादी थे और फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने इन विचारों को दबाने के लिए नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑस्ट्रिया का प्रभाव बढ़ाना, उन्होंने वियना कांग्रेस के माध्यम से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को यूरोप में बढ़ाने का प्रयास किया। संक्षेप में, मेटरनिक ने वियना कांग्रेस में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को बहाल करना और राष्ट्रवादी तथा उदारवादी आंदोलनों को दबाना था। 2. राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या थी। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के एक समूह को उनकी साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एकताबद्ध करती है और उन्हें अपनी राजनीतिक संप्रभुता और आत्मनिर्णय का अधिकार रखने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रवाद की मुख्य अवधारणाएं इस प्रकार हैं। साझा पहचान, राष्ट्रवाद एक समुदाय की भावना पर आधारित होता है जहां लोग एक साझा राष्ट्रीय पहचान महसूस करते हैं। राष्ट्रीय एकता, यह लोगों को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एकजुट होने और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मनिर्णय का अधिकार, राष्ट्रवाद यह मानता है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है, जिसमें अपनी सरकार चुनना और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहना शामिल है। राष्ट्रीय निष्ठा, यह व्यक्ति की सर्वोच्च निष्ठा अपने राष्ट्र के प्रति मानता है। राष्ट्र राज्य की आकांक्षा, राष्ट्रवादी अक्सर एक ऐसे राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहां एक विशिष्ट राष्ट्रीय समूह की अपनी स्वतंत्र सरकार हो। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद यूरोप में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा, जिसने मौजूदा साम्राज्यों को चुनौती दी और नए राष्ट्र राज्यों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। 3. वियना सम्मेलन का मूल्यांकन करें। वियना सम्मेलन 1814-1815 यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। सफलताएं, शांति स्थापना, इसने नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता का एक लंबा दौर स्थापित किया। शक्ति संतुलन, इसने यूरोप में शक्ति का एक नया संतुलन बनाया जिससे किसी एक राष्ट्र का प्रभुत्व स्थापित होने से रुका रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शुरुआत, इसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से समस्याओं को हल करने की एक मिसाल कायम की। फ्रांस को सीमित करना, इसने फ्रांस को उसकी पूर्व क्रांति सीमाओं तक सीमित कर दिया और भविष्य में उसके विस्तार को रोकने के लिए कदम उठाए। सीमाएं और आलोचनाएं, राष्ट्रवादी और उदारवादी आकांक्षाओं की अनदेखी, सम्मेलन ने राष्ट्रवादी और उदारवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया जो अंततः 19वीं शताब्दी में क्रांतियों का कारण बना। राजशाही की बहाली, इसने उन शासकों को बहाल किया जिन्हें नेपोलियन ने हटा दिया था, जिससे कई क्षेत्रों में असंतोष फैल गया। जनता की इच्छा की उपेक्षा, निर्णय मुख्य रूप से शक्तिशाली राज्यों के शासकों और राजनयिकों द्वारा लिए गए थे, जिसमें आम लोगों की इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखा गया। अस्थायी व्यवस्था, वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई और 19वीं शताब्दी के मध्य तक कई क्रांतियों और युद्धों के कारण इसमें बदलाव आया। निष्कर्षतः, वियना सम्मेलन ने नेपोलियन के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसने राष्ट्रवादी और उदारवादी ताकतों की उपेक्षा करके भविष्य के संघर्षों के बीज भी बो दिए। 4. मेटरनिक पद्धति क्या थी। मेटरनिक पद्धति ऑस्ट्रिया के चांसलर राजकुमार मेटरनिक द्वारा अपनाई गई नीतियों और सिद्धांतों का एक समूह था, जिसका उद्देश्य यूरोप में क्रांति और राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाना और पुरानी राजशाही व्यवस्था को बनाए रखना था। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। रूढ़िवाद, मेटरनिक घोर रूढ़िवादी थे और फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने पारंपरिक संस्थानों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया। दमनकारी नीतियां, उन्होंने उदारवादी और राष्ट्रवादी गतिविधियों को दबाने के लिए सेंसरशिप, गुप्त पुलिस और सैन्य हस्तक्षेप जैसी दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया।
शक्ति संतुलन। उन्होंने यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाए रखने की नीति का समर्थन किया ताकि कोई भी एक राष्ट्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरों के लिए खतरा बने। हस्तक्षेप की नीति। मेटरनिक ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि किसी राज्य में क्रांति होती है जो पड़ोसी राज्यों की स्थिरता के लिए खतरा है, तो अन्य शक्तियों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार को रोकने और पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। मेटरनिक पद्धति 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति पर हावी रही, लेकिन अंततः 1848 की क्रांतियों के साथ इसका अंत हो गया। 5. 1830 की क्रांति के 4 कारण लिखिए। 1830 की क्रांति, जिसे जुलाई क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, फ्रांस में हुई और इसके यूरोप पर व्यापक प्रभाव पड़े। इसके 4 मुख्य कारण इस प्रकार थे। बूरबोन बहाली से असंतोष। 1815 में बूरबोन राजवंश की बहाली के बाद राजा चार्ल्स दशम ने प्रतिक्रियावादी नीतियां अपनाई, जिससे उदारवादी और आम लोग नाराज थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और धनी अभिजात वर्ग के हितों का समर्थन किया। आर्थिक संकट। 1820 के दशक के अंत में फ्रांस में आर्थिक संकट आया, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। इसने आम लोगों के बीच असंतोष को और बढ़ाया। उदारवादी विचारों का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के उदारवादी विचार अभी भी लोगों के बीच जीवित थे। मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी अधिक राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक सरकार की मांग कर रहे थे। चार्ल्स दशम के अध्यादेश। जुलाई 1830 में राजा चार्ल्स दशम ने 4 अध्यादेश जारी किए, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, मताधिकार को सीमित कर दिया और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज को भंग कर दिया। इन अध्यादेशों को क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। 6. जुलाई क्रांति की घटनाएं क्या थीं? जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई जुलाई क्रांति की मुख्य घटनाएं इस प्रकार थीं। चार्ल्स दशम के अध्यादेश। राजा चार्ल्स दशम द्वारा 4 दमनकारी अध्यादेश जारी किए गए, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और मताधिकार को सीमित कर दिया। जनता का विद्रोह। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में व्यापक विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। छात्रों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के लोगों ने सड़कों पर उतरकर बैरिकेड लगाए। शाही सेना से संघर्ष। प्रदर्शनकारियों और शाही सेना के बीच हिंसक झड़पें हुई। चार्ल्स दशम का त्याग। बढ़ते दबाव और विद्रोह के कारण चार्ल्स दशम को सिंहासन त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लुई फिलिप की नियुक्ति। चार्ल्स दशम के त्याग के बाद उदारवादी ताकतों ने लुई फिलिप को नया राजा घोषित किया। उन्हें एक संवैधानिक सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया। क्रांति का प्रसार। फ्रांस में जुलाई क्रांति की सफलता ने यूरोप के अन्य हिस्सों में भी उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। 7. 1848 की क्रांति के 4 कारण लिखिए। 1848 की क्रांति, जिसे राष्ट्रों का वर्ष भी कहा जाता है, यूरोप के कई देशों में फैली। इसके 4 मुख्य कारण इस प्रकार थे। राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं शताब्दी के मध्य तक राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली ताकत बन चुका था। विभिन्न जातीय समूह अपने स्वयं के स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की मांग कर रहे थे। उदारवाद का प्रसार। उदारवादी विचारधारा, जो व्यक्तिगत अधिकारों, संवैधानिक सरकार और राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देती थी, का प्रभाव बढ़ रहा था। लोग अधिक राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। आर्थिक संकट। 1840 के दशक के अंत में यूरोप में व्यापक आर्थिक संकट आया, जिसमें फसल की विफलता, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों की कीमतें शामिल थीं। इसने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। सामाजिक असमानता। समाज में व्याप्त गहरी सामाजिक असमानता और श्रमिकों की खराब स्थिति ने भी क्रांति में योगदान दिया। लोग बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक न्याय की मांग कर रहे थे। 8. नेपल्स और सार्डिनिया में विद्रोह का वर्णन करें। 1820 के दशक में इटली के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, नेपल्स, सिसिली के 2 राज्य और सार्डिनिया, पीडमोंट सार्डिनिया में विद्रोह हुए, जो इटली में राष्ट्रवादी भावनाओं और विदेशी शासन के विरोध को दर्शाते थे। नेपल्स में विद्रोह। 1820 स्पेन में संवैधानिक क्रांति से प्रेरित होकर नेपल्स में कार्बोनरी, एक गुप्त राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ। राजा फर्डिनेंड प्रथम को एक उदारवादी संविधान स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि ऑस्ट्रिया ने मेटरनिक की हस्तक्षेप की नीति के तहत हस्तक्षेप किया और 1821 में विद्रोह को दबा दिया गया और पुरानी राजशाही बहाल कर दी गई। सार्डिनिया में विद्रोह। 1821 पीडमोंट सार्डिनिया में भी उदारवादी और राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थीं। कार्बोनरी से जुड़े सैन्य अधिकारियों ने राजा विक्टर इमैनुअल प्रथम से एक उदारवादी संविधान की मांग की।
राजा ने सिंहासन त्याग दिया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी चार्ल्स फेलिक्स ने ऑस्ट्रियाई हस्तक्षेप का आह्वान किया। ऑस्ट्रियाई सेना ने विद्रोह को दबा दिया और उदारवादी सुधारों को रद्द कर दिया गया। नेपल्स और सार्डिनिया में ये विद्रोह असफल रहे, लेकिन इन्होंने इटली में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया और भविष्य में इतालवी एकीकरण के लिए नींव रखी। 9. रिसोर्जिमेंटो के बारे में आप क्या जानते हैं? रिसोर्जिमेंटो इतालवी शब्द है जिसका अर्थ है पुनरुत्थान या पुनर्जीवन। यह 19वीं शताब्दी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य इतालवी प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को एकजुट करके एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र राज्य बनाना था। रिसोर्जिमेंटो की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। राष्ट्रवादी भावना आंदोलन इतालवी लोगों के बीच एक साझा राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना पर आधारित था। विदेशी शासन का विरोध इटली का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रिया और अन्य विदेशी शक्तियों के शासन के अधीन था, जिसका रिसोर्जिमेंटो ने विरोध किया। विभिन्न विचारधाराएं आंदोलन में विभिन्न विचारधाराएं शामिल थीं, जिनमें संवैधानिक राजशाही, गणतंत्रवाद और संघीयता शामिल थीं। प्रमुख व्यक्ति रिसोर्जिमेंटो में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे, जिनमें ग्यूसेप मैत्सनी, काउंट कैमिलो बेंसो डी कैवूर, ग्यूसेप गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय शामिल हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं आंदोलन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थीं, जैसे कि 1848 की क्रांतियां, क्रीमियन युद्ध में सार्डिनिया की भागीदारी और गैरिबाल्डी का दक्षिण इटली का अभियान। एकीकरण रिसोर्जिमेंटो 1861 में इटली के साम्राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हुआ, जिसमें रोम को 1870 में राजधानी बनाया गया। रिसोर्जिमेंटो आधुनिक इटली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 10. सेंट क्लाउड अध्यादेश पर प्रकाश डालिए। सेंट क्लाउड अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस ऑफ सेंट क्लाउड 4 शाही अध्यादेश थे जो फ्रांस के राजा चार्ल्स दशम द्वारा 25 जुलाई 1830 को जारी किए गए थे। इन अध्यादेशों को जुलाई क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। अध्यादेशों की मुख्य बातें इस प्रकार थीं। प्रेस की स्वतंत्रता का निलंबन। अध्यादेशों ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी। प्रभावी रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज का विघटन। निर्वाचित विधायिका चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज को भंग कर दिया गया। मताधिकार में परिवर्तन। नए चुनावों के लिए मताधिकार को और सीमित कर दिया गया, जिससे केवल धनी भूस्वामियों को ही वोट देने का अधिकार रह गया। नए चुनावों का आह्वान। नए अधिक सीमित मताधिकार के आधार पर नए चुनावों की घोषणा की गई। इन अध्यादेशों को उदारवादी और आम जनता ने राजा द्वारा सत्तावादी नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा। इसके परिणाम स्वरूप पेरिस में व्यापक विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए, जिसके कारण जुलाई क्रांति हुई और चार्ल्स दशम को सिंहासन त्यागना पड़ा। सेंट क्लाउड अध्यादेश बुरबोन बहाली के अंत और फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थे। ग्रुप -E वर्णनात्मक प्रश्न। 1. मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका अंत क्यों हुआ? उत्तर: मेटरनिक युग से तात्पर्य 1815 से 1848 तक के उस कालखंड से है जब ऑस्ट्रिया के चांसलर राजकुमार मेटरनिक ने यूरोपीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वियना कांग्रेस 1815 के बाद मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य यूरोप में क्रांति को रोकना और पुरानी राजशाही व्यवस्था को बनाए रखना था। इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं: रूढ़िवादी विचारधारा। मेटरनिक राजतंत्रीय व्यवस्था, कुलीन तंत्र और चर्च की सत्ता में विश्वास रखते थे। वे किसी भी प्रकार के उदारवादी या राष्ट्रवादी विचारों के विरोधी थे। शक्ति संतुलन। मेटरनिक ने यूरोप में शक्ति का संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया ताकि कोई भी एक राष्ट्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरों के लिए खतरा बने। दमनकारी नीतियां। मेटरनिक ने गुप्तचर संस्थाओं और सेंसरशिप का उपयोग करके उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मेटरनिक ने यूरोपीय शक्तियों के बीच सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया ताकि क्रांतिकारी विचारों को सामूहिक रूप से चुनौती दी जा सके। इसका अंत क्यों हुआ? मेटरनिक युग का अंत 1848 की यूरोपीय क्रांतियों के कारण हुआ। इन क्रांतियों के मुख्य कारण थे: राष्ट्रवादी भावना का उदय। विभिन्न यूरोपीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की भावना बलवती हो रही थी, जिसे मेटरनिक की दमनकारी नीतियां दबा नहीं सकीं। उदारवादी विचार। मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी राजनीतिक स्वतंत्रता, संवैधानिक सरकार और व्यक्तिगत अधिकारों की मांग कर रहे थे। आर्थिक संकट। कई यूरोपीय देशों में आर्थिक संकट और बेरोजगारी व्याप्त थी, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। 1848 की क्रांतियों के परिणाम स्वरूप मेटरनिक को ऑस्ट्रिया से भागना पड़ा और उसकी रूढ़िवादी व्यवस्था कमजोर पड़ गई, जिससे मेटरनिक युग का अंत हो गया। 2.
मेटरनिक की विदेश नीति का वर्णन करें। मेटरनिक अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुआ? उत्तर, मेटरनिक की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था को बनाए रखना, फ्रांस में क्रांति के बाद उभरे उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों को रोकना और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की सुरक्षा और प्रभुत्व को सुनिश्चित करना था। उनकी विदेश नीति की मुख्य बातें थीं। शक्ति संतुलन बनाए रखना। उन्होंने यूरोपीय शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए गठबंधन बनाए और संधियों पर हस्ताक्षर किए। उनका मानना था कि किसी एक शक्ति का प्रभुत्व यूरोप में अशांति पैदा कर सकता है। हस्तक्षेप की नीति। मेटरनिक ने क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए अन्य यूरोपीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। उन्होंने पवित्र संघ, होली अलायंस और चतुर्गुट क्वाड्रुपल अलायंस जैसे संगठनों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया। ऑस्ट्रियाई हितों की रक्षा। उन्होंने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के भीतर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के बीच एकता बनाए रखने और बाहरी खतरों से उसकी रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रांस को कमजोर रखना। मेटरनिक फ्रांस में क्रांति के बाद स्थापित किसी भी संभावित आक्रामक शक्ति को लेकर चिंतित थे और उन्होंने फ्रांस को नियंत्रित रखने के लिए कदम उठाए। मेटरनिक की सफलता। मेटरनिक कुछ हद तक अपने उद्देश्यों में सफल रहे। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक यूरोप में एक सापेक्षिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियों के कारण उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुछ समय के लिए दबा दिया गया। वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था कुछ समय तक कायम रही। मेटरनिक की असफलता। हालांकि मेटरनिक अंततः अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। राष्ट्रवादी और उदारवादी भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि उन्हें स्थायी रूप से दबाना संभव नहीं था। 1848 की क्रांतियों ने उनकी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और उनके पतन का कारण बनी। उनकी दमनकारी नीतियों ने अंततः लोगों के बीच और अधिक असंतोष पैदा किया, जिससे भविष्य में राष्ट्रवादी आंदोलनों को और बढ़ावा मिला। 3. मेटरनिक पद्धति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मेटरनिक पद्धति से तात्पर्य उन सिद्धांतों और नीतियों के समूह से है जिनका उपयोग राजकुमार मेटरनिक ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और क्रांतिकारी विचारों को दबाने के लिए किया था। मेटरनिक पद्धति की मुख्य बातें हैं। रूढ़िवाद, मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, राजशाही, कुलीन तंत्र, चर्च को बनाए रखने पर जोर देना और किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करना। अधिकार और परंपरा, स्थापित अधिकारों और ऐतिहासिक परंपराओं को महत्व देना और तर्क या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर किए गए परिवर्तनों को अस्वीकार करना। दमन, उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर उपायों का उपयोग करना, जिसमें सेंसरशिप, गुप्तचर संस्थाएं और सैन्य हस्तक्षेप शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्रांतिकारी विचारों को सामूहिक रूप से चुनौती देने और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। हस्तक्षेप, यदि किसी राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं तो अन्य शक्तियों को उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मानना। संक्षेप में, मेटरनिक पद्धति यूरोप में पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन को रोकने का एक प्रयास था। 4. 1815 ई के वियना कांग्रेस सम्मेलन पर निबंध लिखिए। उत्तर, 1815 ई का वियना कांग्रेस सम्मेलन यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह सम्मेलन नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को फिर से व्यवस्थित करने और महाद्वीप में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन और प्रतिभागी। यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था और इसमें यूरोप के प्रमुख शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर राजकुमार मेटरनिक ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य प्रमुख प्रतिभागियों में रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम, ब्रिटेन के विदेश सचिव लॉर्ड कैसलरे, प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय और फ्रांस के विदेश मंत्री चार्ल्स मॉरिस डी टालीरैंड शामिल थे। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य: फ्रांस को नियंत्रित करना। नेपोलियन के युद्धों के बाद फ्रांस को फिर से यूरोपीय शक्ति संतुलन में शामिल करना था, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि वो भविष्य में फिर से आक्रमणकारी न बने। शक्ति का संतुलन बनाए रखना। यूरोप में किसी भी एक देश को इतना शक्तिशाली बनने से रोकना था कि वो दूसरों के लिए खतरा पैदा करे। पुरानी राजशाही को बहाल करना। नेपोलियन के युद्धों के दौरान उखाड़ फेंकी गई पुरानी राजशाही को उनके सिंहासन पर फिर से स्थापित करना था। क्षेत्रीय पुनर्व्यवस्था। युद्धों के कारण बदले हुए क्षेत्रों का न्यायसंगत वितरण करना था। सम्मेलन के प्रमुख निर्णय:
फ्रांस की सीमाएं निर्धारित की गईं। फ्रांस को 1792 की क्रांति से पहले की सीमाओं तक सीमित कर दिया गया, लेकिन उस पर कोई कठोर जुर्माना नहीं लगाया गया। राजशाही की बहाली। फ्रांस में बोर्बन वंश को फिर से स्थापित किया गया। स्पेन, नेपल्स और अन्य क्षेत्रों में भी पुरानी राजशाही को बहाल किया गया। क्षेत्रीय पुनर्व्यवस्था। बेल्जियम और नीदरलैंड को मिलाकर नीदरलैंड का नया राज्य बनाया गया। प्रशा को राइनलैंड और सैक्सनी के कुछ हिस्से मिले। ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेशिया प्राप्त हुए। रूस को पोलैंड का एक बड़ा हिस्सा मिला। स्वीडन को नॉर्वे प्राप्त हुआ। जर्मनी में 39 राज्यों का एक ढीला परिसंघ बनाया गया। शक्ति संतुलन की स्थापना। विभिन्न शक्तियों के बीच क्षेत्रों का इस प्रकार वितरण किया गया कि यूरोप में शक्ति का संतुलन बना रहे। पवित्र संघ, होली अलायंस। रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा के शासकों ने ईसाई सिद्धांतों पर आधारित एक पवित्र संघ बनाया, जिसका उद्देश्य राजशाही और ईसाई धर्म की रक्षा करना था। चतुर्गुट, क्वाड्रुपल अलायंस। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशा ने फ्रांस पर नजर रखने और वियना कांग्रेस के निर्णयों को लागू करने के लिए एक चतुर्गुट बनाया। सम्मेलन का महत्व। वियना कांग्रेस ने यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्थापित किया, जो भविष्य में यूरोपीय राजनीति को प्रभावित करता रहा। हालांकि कांग्रेस ने राष्ट्रवादी और उदारवादी भावनाओं की उपेक्षा की, जो अंततः 1848 की क्रांतियों का कारण बनी। फिर भी वियना कांग्रेस यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने 19वीं शताब्दी की राजनीति की नींव रखी। 5. 1830 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर। 1830 की क्रांति, जिसे जुलाई क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, फ्रांस में हुई थी और इसके यूरोप पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इस क्रांति के कई महत्वपूर्ण कारण थे। बोर्बन बहाली से असंतोष। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस में बोर्बन वंश को फिर से स्थापित किया गया था। राजा लुई 18 और उनके उत्तराधिकारी चार्ल्स एक्स ने क्रांति पूर्व की व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की, जिससे उदारवादी और गणतंत्रवादी नाराज थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया, धनी अभिजात वर्ग को अधिक शक्ति दी और आम लोगों के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया। चार्ल्स एक्स की प्रतिक्रियावादी नीतियां। चार्ल्स एक्स एक कट्टर रूढ़िवादी थे और उन्होंने लगातार ऐसी नीतियां अपनाई जो उदारवादी विचारों के विपरीत थीं। उन्होंने उन लोगों को मुआवजा दिया जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनी संपत्ति खो दी थी, पादरियों के प्रभाव को बढ़ाया और मतदान के अधिकार को सीमित किया। उनकी जुलाई अध्यादेश, जुलाई ऑर्डिनेंसेस, ने तो क्रांति को जन्म ही दे दिया। इन अध्यादेशों में प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करना, मताधिकार को और सीमित करना और नई संसद को भंग करना शामिल था। उदारवादी और राष्ट्रवादी भावनाएं। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को जन्म दिया था, जो अभी भी लोगों के बीच जीवित थे। उदारवादी एक संवैधानिक राजतंत्र या गणतंत्र चाहते थे, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए। राष्ट्रवादी फ्रांस को एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और बोर्बन शासन को विदेशी हितों का समर्थक मानते थे। आर्थिक संकट। 1820 के दशक के अंत में फ्रांस में आर्थिक संकट गहरा गया था। खराब फसलें, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतें आम लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर रही थीं, जिससे सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। मध्य वर्ग की बढ़ती शक्ति। औद्योगिक क्रांति के कारण फ्रांस में मध्यम वर्ग की आर्थिक और सामाजिक शक्ति बढ़ रही थी। यह वर्ग राजनीतिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व चाहता था और चार्ल्स एक्स की प्रतिक्रियावादी नीतियों से निराश था। इन सभी कारणों के संयोजन ने 1830 की क्रांति को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चार्ल्स एक्स को सिंहासन त्यागना पड़ा और एक अधिक उदारवादी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसके राजा लुई फिलिप बने। इस क्रांति ने यूरोप के अन्य हिस्सों में भी उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। 6. 1848 की क्रांति क्या थी? इसके क्या कारण थे? उत्तर। 1848 की क्रांति यूरोप के कई देशों में एक साथ हुई क्रांतियों की एक श्रृंखला थी। फ्रांस से शुरू होकर ये क्रांति ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में फैल गई। इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर राजनीतिक उथल-पुथल हुई और कुछ समय के लिए पुरानी राजशाही व्यवस्था कमजोर पड़ गई। 1848 की क्रांति के मुख्य कारण थे राष्ट्रवादी भावना का तीव्र उदय। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय पहचान की भावना मजबूत हो गई थी। विभिन्न जातीय समूह अपने अपने राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे और विदेशी शासन या बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों से मुक्ति पाना चाहते थे। इटली और जर्मनी जैसे देश एकीकरण के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयताएं स्वतंत्रता की मांग कर रही थीं।
उदारवादी और लोकतांत्रिक आकांक्षाएं, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श अभी भी जीवित थे और लोग अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता, संवैधानिक सरकार, मतदान के अधिकार का विस्तार और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे थे। वे पुरानी राजशाही और कुलीन तंत्र की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। सामाजिक और आर्थिक असंतोष, औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिससे मजदूरों की स्थिति खराब हो गई थी। बेरोजगारी, गरीबी और काम करने की खराब परिस्थितियों ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। किसानों की स्थिति भी कई क्षेत्रों में अच्छी नहीं थी। फसल की विफलता और आर्थिक संकट। 1840 के दशक के अंत में यूरोप में फसल की विफलता हुई, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गईं और व्यापक गरीबी फैली। 1847 का आर्थिक संकट भी बेरोजगारी और व्यापार में गिरावट का कारण बना, जिससे लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क उठा। बौद्धिक प्रभाव। प्रबुद्धता के विचारों और विभिन्न राजनीतिक विचारकों के लेखन ने लोगों को मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से क्रांतिकारी विचार तेजी से फैल रहे थे। फ्रांस की फरवरी क्रांति 1848। फ्रांस में लुई फिलिप के शासन के खिलाफ फरवरी 1848 में हुई क्रांति ने पूरे यूरोप के क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। फ्रांस में एक गणतंत्र की स्थापना की खबर ने अन्य देशों में भी क्रांति की लहर को तेज कर दिया। 1848 की क्रांतियां अंततः कई देशों में विफल रहीं और पुरानी राजशाही व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। हालांकि इन क्रांतियों ने राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों को मजबूत किया और भविष्य में यूरोप के राजनीतिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला। 7. इटली को राष्ट्र राज्य बनाने में सहायक तत्वों का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर। 19वीं शताब्दी में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें से कुछ पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण था। इटली को एक राष्ट्र राज्य बनाने में कई तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी भावना, रिसॉर्जिमेंटो। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली में एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन उभरा, जिसे रिसॉर्जिमेंटो, पुनरुत्थान कहा जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य इटली के विभिन्न राज्यों को एकजुट करके एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र राज्य की स्थापना करना था। बुद्धिजीवियों, लेखकों और क्रांतिकारियों ने लोगों में राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारी गतिविधियां। ग्यूसेपे मैत्सिनी और ग्यूसेपे गैरिबाल्डी जैसे क्रांतिकारियों ने इटली के एकीकरण के लिए कई प्रयास किए। मैत्सिनी ने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से इटली को एकजुट करना था। गैरिबाल्डी ने अपने लाल कमीजों के साथ दक्षिणी इटली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्डिनिया पीडमोंट की भूमिका। सार्डिनिया पीडमोंट का साम्राज्य, जिसके शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे और जिसके प्रधानमंत्री काउंट कैमिलो बेंसो डी कावूर थे, ने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य भूमिका निभाई। कावूर एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी को सार्डिनिया में मिलाने के लिए फ्रांस के साथ गठबंधन किया। कूटनीति और युद्ध। कावूर की कुशल कूटनीति और सार्डिनिया पीडमोंट की सैन्य शक्ति ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑस्ट्रिया के साथ युद्धों और विभिन्न इतालवी राज्यों के जनमत संग्रह के माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। विदेशी हस्तक्षेप का अंतः इटली के एकीकरण में विदेशी शक्तियों, विशेषकर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व एक बड़ी बाधा थी। सार्डिनिया पीडमोंट ने फ्रांस और बाद में प्रशा की मदद से ऑस्ट्रिया को पराजित किया, जिससे इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जनमत और लोकप्रिय समर्थन। इटली के विभिन्न राज्यों में एकीकरण के लिए मजबूत जनमत था। जनमत संग्रहों के माध्यम से लोगों ने सार्डिनिया पीडमोंट में शामिल होने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। गैरिबाल्डी के अभियानों को भी आम लोगों का व्यापक समर्थन मिला। इन सभी तत्वों के संयोजन से 1871 में इटली एक एकीकृत राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 8. मैजिनी की तरुण इटली संस्था क्या थी? इसका क्या उद्देश्य था? उत्तर। मैजिनी की तरुण इटली, जियोवाइन इटालिया, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना ग्यूसेपे मैजिनी ने 1831 में की थी। यह संगठन इटली को एक स्वतंत्र, एकीकृत और गणतंत्रात्मक राष्ट्र राज्य बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। तरुण इटली के मुख्य उद्देश्य थे इटली का एकीकरण। मैजिनी का मानना था कि इटली को विदेशी शासन और विभिन्न छोटे छोटे राज्यों के विभाजन से मुक्त होकर एक संयुक्त राष्ट्र राज्य बनना चाहिए। गणतंत्र की स्थापना। मैजिनी राजशाही के विरोधी थे और उनका लक्ष्य इटली में एक गणतंत्रात्मक सरकार स्थापित करना था, जहां सत्ता लोगों के हाथों में हो। राष्ट्रीय चेतना का विकास। तरुण इटली का उद्देश्य इतालवी लोगों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना जगाना था। मैजिनी ने शिक्षा, प्रचार और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।
विदेशी प्रभुत्व का अंत मैजिनी इटली से ऑस्ट्रिया और अन्य विदेशी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि इटली को अपनी नियति का निर्धारण स्वयं करना चाहिए। सामाजिक सुधार। हालांकि तरुण इटली का मुख्य ध्यान राजनीतिक लक्ष्यों पर। 9. जर्मनी में राष्ट्रवादी विचारधारा का विस्तार का वर्णन करें। उत्तर। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में राष्ट्रवादी विचारधारा का धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से विस्तार हुआ। इसके कई कारण और चरण थे। नेपोलियन का प्रभाव। नेपोलियन के आक्रमणों और जर्मन क्षेत्रों पर फ्रांसीसी प्रभुत्व ने जर्मन लोगों में साझा पहचान और विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों ने भी कुछ बुद्धिजीवियों और छात्रों को प्रभावित किया। बुद्धिजीवियों और लेखकों की भूमिका। कई जर्मन बुद्धिजीवियों, लेखकों और दार्शनिकों जैसे जोहान गॉटफ्रीड हेडर, अर्नस्ट मोरित्ज अर्नट, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल ने जर्मन संस्कृति, भाषा और इतिहास की विशिष्टता पर जोर दिया और एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र की आवश्यकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोक कथाओं, परंपराओं और साझा विरासत पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयास किया। छात्र आंदोलन। बुर्शनशाफ्टेन। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन बर्शेनशाफ्टेन उभरे, जिन्होंने उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक एकीकृत और संवैधानिक जर्मनी की मांग की। आर्थिक कारक। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा, विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच व्यापार और संचार में वृद्धि हुई। इससे आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता महसूस हुई और एक राष्ट्रीय बाजार के विचार को बढ़ावा मिला। 1834 में स्थापित जर्मन सीमा शुल्क संघ जोल्वराइन ने आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांतियों ने जर्मनी में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को और तेज कर दिया। हालांकि ये क्रांति विफल रही, लेकिन इसने जर्मन एकता के विचार को व्यापक रूप से फैला दिया और भविष्य के एकीकरण के लिए मंच तैयार किया। फ्रैंकफर्ट संसद ने एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान बनाने का प्रयास किया, भले ही वो सफल न हो सका। बिस्मार्क की भूमिका। ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशा के प्रधानमंत्री, ने रक्त और लौह की नीति का पालन करते हुए कूटनीति और युद्ध के माध्यम से जर्मन एकीकरण को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किए और विभिन्न जर्मन राज्यों को प्रशा के नेतृत्व में एकजुट किया। प्रशा का नेतृत्व। प्रशा एक मजबूत और सैन्यवादी जर्मन राज्य होने के कारण जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका निभाई। प्रशा की सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव ने अन्य जर्मन राज्यों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कारकों के संयोजन से 1871 में एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। 10. जर्मनी के राष्ट्र राज्य बनने का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर। जर्मनी का राष्ट्र राज्य बनना 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो विभिन्न चरणों और कारकों के माध्यम से संपन्न हुई। विखंडित जर्मनी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी लगभग 39 छोटे बड़े राज्यों का एक ढीला परिसंघ था, जिसे जर्मन परिसंघ कहा जाता था। इन राज्यों के अपने अपने शासक और हित थे, जिससे राष्ट्रीय एकता स्थापित करना कठिन था। राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, नेपोलियन के आक्रमणों और बुद्धिजीवियों के प्रयासों से जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। लोग एक संयुक्त और शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र की कामना करने लगे। आर्थिक एकीकरण। 1834 में स्थापित जर्मन सीमा शुल्क संघ जोल्वराइन ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच व्यापार को सुगम बनाया और आर्थिक एकता की नींव रखी। 1848 की क्रांति की असफलता। 1848 की क्रांति ने जर्मनी को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन उदारवादी ताकतों की कमजोरी और प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण यह विफल रही। हालांकि इसने राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत किया। बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति। प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण को प्राप्त करने के लिए एक यथार्थवादी और शक्ति आधारित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कूटनीति और सैन्य शक्ति का उपयोग करके प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी को एकजुट करने की नीति अपनाई। युद्धों की श्रृंखला। बिस्मार्क ने 3 महत्वपूर्ण युद्धों के माध्यम से जर्मन एकीकरण को आगे बढ़ाया। डेनमार्क के साथ युद्ध 1864, श्लेस्विग और होल्स्टीन के डची पर नियंत्रण के लिए ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हराया। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध 1866, ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना की, जिसमें प्रशा का प्रभुत्व था। फ्रांस के साथ युद्ध 1870-1871, फ्रांस को निर्णायक रूप से हराकर दक्षिणी जर्मन राज्यों को उत्तरी जर्मन परिसंघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जर्मन साम्राज्य की स्थापना। फ्रांस के साथ युद्ध में जीत के बाद 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, जिसमें प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया।
इस प्रकार सदियों से चले आ रहे राजनीतिक विखंडन के बाद जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र राज्य बन गया। 11 बिस्मार्क तथा उसकी रक्त और लौह नीति का वर्णन करें। उत्तर ओटो वॉन बिस्मार्क 1815-1898 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली यूरोपीय राजनेताओं में से एक थे। वे प्रशा के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कूटनीति और सैन्य शक्ति के संयोजन से जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रसिद्ध नीति रक्त और लौह ब्लड und आइसन जर्मन एकीकरण को प्राप्त करने के उनके दृष्टिकोण का सार थी। बिस्मार्क एक कुशल कूटनीतिज्ञ और यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे। उनका मानना था कि राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का उपयोग करना आवश्यक है। वे पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था में विश्वास रखते थे, लेकिन जर्मन राष्ट्रवाद की शक्ति को पहचानते थे और उसका उपयोग प्रशा के हितों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते थे। उन्होंने प्रशा की सेना को मजबूत किया और उसे एक शक्तिशाली सैन्य ताकत बनाया। रक्त और लौह की नीति। बिस्मार्क ने 1862 में प्रशा की संसद में दिए गए एक भाषण में रक्त और लौह की नीति का उल्लेख किया था। इस नीति का अर्थ था कि जर्मनी के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान भाषणों और बहुमत के निर्णयों से नहीं होगा, बल्कि रक्त और लौह अर्थात युद्ध और सैन्य शक्ति से होगा। इस नीति की मुख्य बातें थीं। सैन्य शक्ति का महत्व। बिस्मार्क का मानना था कि मजबूत सैन्य शक्ति के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। उन्होंने प्रशा की सेना को आधुनिक बनाने और उसे शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। यथार्थवादी दृष्टिकोण। रियल पॉलिटिक। बिस्मार्क आदर्शवाद और उदारवादी विचारों के बजाय व्यावहारिक और शक्ति आधारित राजनीति में विश्वास रखते थे। उन्होंने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि माना और उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए तैयार थे। कूटनीति का उपयोग। हालांकि बिस्मार्क सैन्य शक्ति के महत्व को समझते थे, लेकिन उन्होंने कूटनीति का भी कुशलतापूर्वक उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के साथ गठबंधन बनाए और उन्हें तोड़ा ताकि प्रशा के हितों को साधा जा सके और जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ाया जा सके। युद्धों की भूमिका। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर 3 युद्ध छेड़े। डेनमार्क के साथ युद्ध 1864, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध 1866 और फ्रांस के साथ युद्ध 1870-1871। इन युद्धों में प्रशा की जीत ने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। संक्षेप में, बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति जर्मन एकीकरण को प्राप्त करने के लिए सैन्य शक्ति और यथार्थवादी कूटनीति के उपयोग पर आधारित थी। बिस्मार्क ने अपनी इस नीति के माध्यम से जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बनाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। 12 ऑटोमन साम्राज्य और बाल्कन राष्ट्रीयता का उदय का उल्लेख करें। उत्तर 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य एक विशाल और बहुजातीय साम्राज्य था, जिसमें बाल्कन प्रायद्वीप का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इस क्षेत्र में विभिन्न स्लाव, यूनानी, अल्बानियाई और अन्य जातीय समूह रहते थे, जिनकी अपनी भाषाएं, संस्कृतियां और ऐतिहासिक पहचान थीं। ऑटोमन साम्राज्य की कमजोर होती पकड़ और पश्चिमी विचारों के प्रसार के कारण बाल्कन में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। ऑटोमन साम्राज्य सदियों तक बाल्कन पर शासन करता रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी तक ये कमजोर पड़ने लगा था। भ्रष्ट प्रशासन, आर्थिक पिछड़ापन और सैन्य हार ने साम्राज्य की शक्ति को क्षीण कर दिया था। विभिन्न यूरोपीय शक्तियां जैसे रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन बाल्कन में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छुक थीं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई थी। बाल्कन राष्ट्रीयता का उदय। पश्चिमी विचारों का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के विचारों ने बाल्कन के बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादी नेताओं को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी अपनी जातीय पहचान को बढ़ावा देना और स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। भाषा और संस्कृति का महत्व। राष्ट्रवादी आंदोलनों ने साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को राष्ट्रीय एकता के आधार के रूप में महत्व दिया। उन्होंने लोक कथाओं, साहित्यिक कृतियों और ऐतिहासिक नायकों को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। धार्मिक कारक। बाल्कन में विभिन्न जातीय समूहों के बीच धार्मिक अंतर, जैसे रूढ़िवादी ईसाई, कैथोलिक ईसाई और मुस्लिम भी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने में भूमिका निभाते थे। विदेशी हस्तक्षेप। यूरोपीय शक्तियों ने बाल्कन के राष्ट्रवादी आंदोलनों का समर्थन किया, अक्सर अपने स्वयं के राजनीतिक और रणनीतिक हितों के लिए। रूस ने स्लाव और रूढ़िवादी आबादी का समर्थन किया, जबकि अन्य शक्तियां ऑटोमन साम्राज्य को कमजोर करने के अवसर की तलाश में थीं। विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम। 19वीं शताब्दी में बाल्कन में ऑटोमन शासन के खिलाफ कई विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम हुए। यूनान ने 1820 के दशक में स्वतंत्रता प्राप्त की।
सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया और मॉन्टेनेग्रो ने भी धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य से स्वायत्तता या पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की। बाल्कन में राष्ट्रीयता के उदय ने ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया और इस क्षेत्र में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का कारण बना। विभिन्न बाल्कन राष्ट्र राज्यों के उदय ने यूरोप के शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया और प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से एक बना।